हाँ तो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो भाई आप लोगों को अब तक पता लग गया होगा मेरे शॉर्ट्स और वीडियो देख के कि मेरे पास ये i20 डीजल में है और मैं रहता हूँ चंडीगढ़ जैसी सिटी में। तो मेरे पास ना एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि क्या डीपीएफ आपका प्रॉब्लम देता है या नहीं देता सिटी में। तो भाई आज इसी के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। भाई मैं आपको अच्छे से बताऊँगा कि क्या कहते हैं आप सिटी में एक डीजल गाड़ी कब ले कब ना ले, आपकी गाड़ी कितनी चलती है कितनी नहीं चलती है, कब आपको लेनी चाहिए, क्या आपके इंजन में इससे कोई इशू आएगा, क्या आपकी माइलेज पे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं इन सब सवालों का आज आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो भाई उससे पहले एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन मेरे से पूछा जा रहा था कि आपने गाड़ी कितने की ली। तो भाई मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये मैंने गाड़ी ली है 9,67,000 प्रॉपर एकदम, तो इतने की ली है। अब आप कहोगे इतनी सस्ती क्यों, 10-10.5 लाख तक ये पड़ती है। तो भाई मैं आपको देखो बताऊं, उस टाइम पे कुछ तो इसका एक्स शोरूम सस्ता था, शायद 840 के करीब उसका एक्स शोरूम था या 850 के करीब। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन है आपका चंडीगढ़ नंबर का। आप में से बहुत से लोगों को जो चंडीगढ़ के व्यूअर्स होंगे पता होगा कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कम होते हैं कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स। हरियाणा, पंजाब कहीं की बात करें उधर से सबसे सस्ता है। सेम दिल्ली पे भी अप्लाई होता है, दिल्ली का भी कंपैरेटिवली कम होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज, क्योंकि वो भी यूनियन टेरिटरी है। तो भाई इस वजह से मेरे को कुछ सस्ती पड़ी थी। और जो इसका सेकंड रीज़न है मेरे को सस्ती पड़ने का, तो इस गाड़ी के जो बम्पर है ना, यहाँ पे डीपीआई करते वक्त ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये इसमें पहले से था जब मैंने इसका वो करा था पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो इस पर ये था। और उसके बाद उस महीने में इसका यहाँ पे एक क्रूज कंट्रोल भी आया था, एक इधर क्रूज कंट्रोल आया था और एक ऑटोमेटिक यूनिट आई थी। तो भाई मैंने वो वाला मॉडल छोड़ दिया था इसका और मैंने ये वाला मॉडल ले लिया था। उस वजह से मेरे को 40 से 50 हज़ार रुपये और सस्ती पड़ गई थी। तो भाई अब मेरे को डीजल इंजन मिल रहा था अच्छी माइलेज के साथ, 40 से 50 हज़ार रुपये सस्ती पड़ रही थी गाड़ी। और ऊपर से फिर मेरे को टोटल मिला के 967 की पड़ी थी ऑन रोड करके, सब मिला के सारी एक्सेसरीज भी इंक्लूड करके मेरे को इतनी की पड़ी थी ये। तो फिर भाई मेरे को कोई घाटे का सौदा तो इसमें लगा नहीं। ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल तो भाई देखो थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक चीज़ है मेरे लिए, तो मेरे लिए एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है, औरों के लिए चाहे ना हो, मैं इतना कोई मानता नहीं हूँ। और क्रूज़ कंट्रोल तो बाहर से भी लग जाता है आपका 2-3 हज़ार का, और मेरी कोई इतनी नीड है भी। तो अगर हम बात करें भाई अब डीपीएफ की, आपकी देखो डीपीएफ होता है आपका डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। सबसे पहले तो भाई देखो आपको ना उसकी फंक्शनिंग समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आजकल की जो डीजल गाड़ियाँ हैं इनमें पोल्यूशन कम करने के लिए कंपनीज़ ने क्या करा है, जो इसका पीछे का एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, दिखाता हूँ आपको प्रॉपर से। इधर ना इन्होंने देखो ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, आपको शायद दिख रहा होगा ये कितना बड़ा सा कर दिया है इन्होंने। तो भाई अब देखो इसमें मैं आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा। यहाँ पे ना ऊपर की साइड आपको एक दिख रही होगी या फिर कहीं पे भी स्क्रीन पे एक वीडियो टाइप दिख रही होगी। इसमें क्या होता है, जैसा आपका एग्जॉस्ट एकदम से हवा मारता है ना, वो एग्जॉस्ट के पार्टिकल्स थोड़ा सा क्रिस क्रॉस मैनर में या जैसे भी उसके अंदर पार्टीशन बने होते हैं उस हिसाब से वो बाहर निकलती है हवा। तो अब जैसे वो एकदम स्ट्रेट एयरवे नहीं है, उसको हवा को निकलने के लिए एकदम सीधा जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, वो जाके बहुत सारी प्लेट से टकराते हैं फिर जाके निकलते हैं। अब जब वो प्लेट से टकराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे वो जमा भी हो जाते हैं, कई बार वो निकल नहीं पाते हैं। अब उनको निकलने के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है एग्जॉस्ट सिस्टम में। अब जब तक हाई टेम्परेचर नहीं बनेगा वो निकलेंगे नहीं। हाई टेम्परेचर कब बनता है, जब आपकी गाड़ी चलती है लॉन्ग रन पे। अब ये लॉन्ग रन जो है भाई आपकी गाड़ी के लिए वेरिएबल हो सकता है बहुत ज़्यादा। अब आप कितना किलोमीटर को आपकी गाड़ी लॉन्ग रन मानेगी नहीं मानेगी डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर जो है, इंजन का टेम्परेचर है वो कितनी जल्दी गर्म हो रहा है भाई। बाकी अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं डीपीएफ की वजह से इंजन में असेंबली में कोई फ़र्क है या नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो देखो भाई इंजन असेंबली में तो आपको कोई देखने को फर्क मिलता नहीं है, वैसी की वैसी सेम इंजन असेंबली है। BS6 में बस ये थोड़ा बहुत इधर की तरफ से चेंज है, ये पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता। देखो टेक्निकल नॉलेज तो इतनी मेरे को है नहीं, बस मेरे को जो मोटा मोटा पता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो फिर भाई इंजन में तो इतना कोई फर्क देखने को है नहीं। तो डीपीएफ आपका कुल मिला के ये है डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। आपके पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत फ्यूल नॉर्म्स निकाले थे, यूरो नॉर्म्स निकाले थे, उसके अकॉर्डिंग डीपीएफ डालना जरूरी था। अब देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, बाई चांस आपकी डीपीएफ की लाइट ऑन हो जाती है तो आपका होता क्या है गाड़ी में। तो जैसे हम चलते हैं गाड़ी के अंदर, भाई देखो जैसे अब आपकी गाड़ी है, जहाँ पे आपको इंजन लाइट दिख रही है, इसके जस्ट साइड में आपका एक छोटा सा आइकन बन के आ जाता है, मैं उसकी भी फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पे। उसे कहते हैं डीपीएफ की लाइट। अब डीपीएफ की लाइट कब चलती है भाई, जब आपकी गाड़ी चल रही है सिटी में। अगर आपकी गाड़ी चल रही है सिटी में, लो स्पीड्स पे चल रही है, तो वो जो पर्टिकुलेट मैटर है वो आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में जमा होना शुरू हो जाता है। अब वो जमा होगा तो फिर कंजेशन स्टार्ट हो जाती है आपके उसमें। तो भाई प्रॉपर एक वेंटिलेशन एयरवे सिस्टम बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हाँ भाई दिक्कत तो करता है डीपीएफ, अगर आपकी गाड़ी में डीपीएफ की लाइट आ रही है बहुत लंबे टाइम के लिए। हाँ अगर 1-2 दिन तक आई है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं बात करूं अगर आपकी गाड़ी में कितनी रनिंग होनी चाहिए ताकि डीपीएफ ना आए। बाहर चलते हैं एक मिनट। तो भाई आपकी गाड़ी में अगर अपने इसका बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरी गाड़ी दिन की चलती है आपके 10 से 15 किलोमीटर। लेकिन जो फ़र्क है यहाँ पे, मेरी गाड़ी आपकी हाईवे वगैरह पे जाती रहती है। हाईवे पे जब ये जाती है एक स्ट्रेच में 300 साढ़े 300 किलोमीटर चल जाती है। तो भाई देखो, अगर आपका महीने में दिन का 10 से 15 किलोमीटर की रनिंग है, जिसमें आपकी गाड़ी अराउंड 60 से ऊपर की स्पीड पे जा रही है डेली, तो आपको कभी भी कोई इशू नहीं आने वाला है। अब मैं अपने केस की बात करूं, मेरी गाड़ी 60 से ऊपर बहुत कम जाती है, क्योंकि चंडीगढ़ रोड्स में तो 60 की ही लिमिट है। तो देखो, इसमें डीपीएफ का इशू जब मैं स्टार्टिंग के 1 या 2 मंथ में लाया था तब आया था, क्योंकि मेरे उस टाइम पे एग्ज़ाम चल रहे थे और इतनी ज़्यादा मैं इसको लेके जाता नहीं था। तो भाई देखो, अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर चल रही है और 60 से नीचे चल रही है, तो डीपीएफ का इशू पक्का आएगा आपकी गाड़ी में सिटी में। और अगर आपका ऐसा सिनेरियो है कि 10 से 15 किलोमीटर आपने गाड़ी चलानी है और फिर भी आपको कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं महीनों तक भी, तो भाई डीपीएफ की ये डीजल गाड़ी बिल्कुल भी ना लेना। डीपीएफ तंग करेगा आप लोगों को, मैं बता देता हूँ। और कुछ लोग कहते होंगे कि डीपीएफ ठीक हो जाता है कंपनी में जाके, भाई शोरूम में जाके हो जाता है। इसमें ऑटोमेटिक रीजनरेशन का ऑप्शन नहीं है, मैनुअली रीजनरेट होती है आपकी गाड़ी। मैनुअली रीजनरेट कैसे होती है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। तो भाई देखो, अब जैसे मेरी गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर चली थी, इसमें लाइट आ गई थी, तो भाई वो मेरे को फिर हाईवे पर जाके भगानी पड़ी थी, या फिर सिटी में ही रैश ड्राइव करना पड़ता है हाई आरपीएम्स पे। जैसे 2000 से ऊपर आरपीएम रख के आपको गाड़ी चलानी पड़ती है, वो चले जाती है। तो भाई जब मेरी फर्स्ट टाइम हुई थी, तो मैं उस टाइम तो शोरूम ले गया था, उन्होंने ईसी यूनिट में लगा के मशीन वो ठीक कर दी थी। ऑटोमेटिक रीजनरेशन सिर्फ उसी मशीन से होती है स्पोर्ट्स मॉडल में। एस्टा में आता है ऑटोमेटिक रीजनरेशन का फीचर, इसमें नहीं आता। एस्टा ऑप्शनल में, सॉरी, डीजल में। तो भाई वो सीन था। उसके बाद मेरी गाड़ी फिर जाती रहती है, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई इस बात को अच्छे से बैठा लेना अपने दिमाग में। अगर आपकी गाड़ी ना 10 से, आपकी गाड़ी अगर 15 से 20 किलोमीटर भी चल रही है ना, तो आप डीजल गाड़ी सिटी में मत लेना। मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगा मत लेना, क्योंकि अगर आपका डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर या डीपीएफ आपका चोक हो गया ना पीछे एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो वो सिस्टम 25-20 हज़ार रुपये का है आपका सिस्टम। तो देख लेना। हाँ भाई, वो चोक हो जाता है अगर आपकी लाइट वो जाती नहीं है, अगर आप रीजनरेट करते नहीं हो। इंजन लाइट भी जलनी स्टार्ट हो जाती है थोड़े दिनों में अगर आप डीपीएफ की लाइट 2-3 दिन तक रहती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मेरी गाड़ी 2-3 दिन खड़ी रही थी घर पे, तो उस वजह से ही मेरी गाड़ी की डीपीएफ की लाइट ऑन हो गई थी। तो भाई हाँ, अगर आपकी गाड़ी खड़ी भी रहने वाली है ना 1 हफ्ते तक, तो अभी आप डीजल की गाड़ी शौक में बिल्कुल भी मत लेना। भाई अब डीजल की गाड़ियाँ शौकिया नहीं रह गई हैं, इनमें डीपीएफ की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो भाई शौकिया तौर पर तो डीजल की गाड़ी आपकी लेने से आप लोग रहे। देखो, मैंने तो शौकिया ले ली थी, कोई बात नहीं ले ली, पर मेरी रनिंग है, आपने देखा होगा 7 महीने हुए हैं, मैंने गाड़ी 6,500 करीब चला दिया। अगर आपकी गाड़ी 2 महीने में, आप समझ लो अगर आपकी गाड़ी 1000 या 2000 चलने वाली है, तो भाई बिल्कुल भी ना लेना, तंग करेगा डीपीएफ, सीधी सी बात है। विद टाइम अगर डीपीएफ आपका अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपकी माइलेज भी गिरने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गाड़ी की बुकलेट में लिखा हुआ है। और अगर उसको आपको रीजनरेट करना है, तो उसको आपको हाईवे पे ले जाना ही पड़ेगा गाड़ी को, बिना उसके रीजनरेट नहीं होगी। या तो आप एक्स्ट्रा ऑप्शनल लो, उसमें भी एक और चीज़, हाँ, अगर आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक रीजनरेशन है, आपकी गाड़ी 1 घंटे तो खड़ी रहती है स्टार्ट और अपने आप रीजनरेट करती है, उसमें आप लगा लो आपका कितना डीजल जलेगा। और भाइयों को पता होगा जिनके पास Hyundai i20 होगी कि खड़ी खड़ी ये एसी में बहुत तेल खाती है। और जब क्या कहते हैं, हाँ भाई ये तेल बहुत खाती है अगर ये खड़ी रहती है एसी ऑन करके। ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाती, खाती है भाई, अच्छा खासा खाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें, आप अगर सोच रहे हो कि आप ले जाया करोगे हाईवे, भाई अगर आप वर्किंग हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ले जाना। और ऑटोमेटिक रीजनरेशन के टाइम आप गाड़ी छेड़ नहीं सकते, तो वो भी एक दिक्कत हो जाती है कि अगर ऑटोमेटिक रीजनरेशन पे लगा रखी है 1 घंटा तो मिनिमम 50 मिनट मान लो आप मिनिमम स्टार्ट रहती है आपकी गाड़ी अपने आप, जब तक रीजनरेट नहीं होती अपने आप आरपीएम्स वगैरह लो हाई करती रहती है। मेरे में तो मैनुअल रीजनरेट है। मेरी लाइट सिर्फ अब तक 2 बार जली है गाड़ी की, उसके बाद अब तक तो जली नहीं है। जब जलेगी मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियो डालूंगा कि कैसे हटानी है लाइट। लेकिन भाई आपके दिमाग में मैंने अच्छे से बैठा दिया बात, 10 से 15 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, बिल्कुल भी मत लेना डीपीएफ की, ये डीजल की गाड़ी। अगर आपकी 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी दिन की चल रही है तो बिल्कुल ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बेझिझक लो। अगर आपकी गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर चल रही है, लेकिन आपकी वो गाड़ी 10 से 15 जो चल रही है वो 60+ की स्पीड पे चल रही है, तो आप भाई बेझिझक होकर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60+ अगर आपकी चल रही है, इंजन टेम्परेचर अगर आपका हाई हो जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप रीजनरेट होती रहेगी गाड़ी। अगर आप 10 से 15 किलोमीटर चला रहे हो अपनी गाड़ी, लेकिन आप हाईवे पे नहीं जाते हो, तो भी मत लेना।
अगर आप गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर चला रहे हो लेकिन आपकी गाड़ी महीने में या 2 महीने में एक ऐसी ट्रिप पे चली जाती है जहाँ ये 150 से 200 किलोमीटर चल के आती है तो भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में नहीं आती है DPF की लाइट। DPF की लाइट को आने में अगर आपकी रीजनरेट हुई है मिनिमम, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 40 से 45 दिन लग जाते हैं उसको आने में। हाँ, अगर आपका रीजनरेशन कंप्लीट नहीं है वो 20 से 15 दिन में भी आ जाती है दोबारा DPF की लाइट। तो भाई ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। अगर आप हाईवेज वगैरह आपकी रनिंग ही हाईवे के तो फिर तो डीजल का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, DPF का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता भाई। DPF इशू क्रिएट कर सकता है, अगर वो चोक होए चेंज कराना पड़ सकता है, आपका इंजन की लाइफ कम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग लेना। मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया है कि कब आपको DPF डीजल की गाड़ी लेनी है, कब नहीं लेनी है। सिटी में एज़ पर अभी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई है। डीजल की गाड़ी मैंने लेने का पर्पस ये था कि मेरे को डीजल इंजन पसंद था। प्रीवियसली मैंने डीजल इंजन ही यूज़ करा था तो मेरे को पसंद था। उसके बाद इसकी माइलेज भी अच्छी थी, इस वजह से ली। पर DPF का इशू मेरे को उस टाइम पे इतनी अच्छे तरीके से पता नहीं था। मेरे को लगता था कि ऐसे ही हो जाता है, पर भाई लकीली मेरी गाड़ी जाती रहती है हाईवे पे तो इतनी ज़्यादा इशू मेरे को आता नहीं है। तो भाई अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका था सारा DPF से रिलेटेड। जिस भी भाई ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था उसके लिए आंसर मेरे को कई भाइयों ने पूछ रखा था। तो उम्मीद करता हूँ भाई मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिया होगा जो भी DPF से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो और ये एक इस गाड़ी के प्राइस वगैरह से रिलेटेड भाई बस इस वीडियो के लिए यही था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और भाई आप सपोर्ट दिखा रहे हो मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका। आपने 500 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे करा दिए हैं तो उसके लिए भी थैंक यू भाई। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो तो मैं आपके लिए आगे भी नई वीडियोज़ लाऊंगा और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा। तो भाई अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो या फिर किसी से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आप मेरे को ज़रूर से बता सकते हो। मेरा यूज़र नेम आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगा। चलो थैंक यू।